कश्मीर के जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती और ईमानदार चिड़िया थी। वो हर सुबह दाना लेने जाती और शाम होने से पहले अपना घर वापस आ जाती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी बेटी गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा मुझे सेब खाने हैं, आप मुझे सेब लाकर दे दो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। गुड़िया बेटा, ये आप क्या बोल रही हो? आप तो जानती हो ना अभी सेब कितने महंगे बिक रहे हैं और मेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं है, तो मैं आपके लिए सेब कैसे लाऊंगी? हमारे पास अनाज के दाने रखे हैं ना, आप उसे खा लो। नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सेब चाहिए तो चाहिए, आप मुझे कहीं से भी ला कर दो। गुड़िया चिड़िया तो बहुत जिद्दी थी। वो जो एक बार ठान लेती तो उसे वो हर कीमत पर चाहिए होता। हे भगवान, अब मैं सेब कैसे लाऊं? ना ही आसपास कोई सेब का पेड़ है, ना ही मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया अपना घर से बाहर निकलती है। रानो चिड़िया जंगल की तरफ सेब ढूंढने जाने लगती है। कुछ दूर जाने पर रानो चिड़िया को एक बकरी दिखाई देती है, जिसके पैर पर बहुत चोट लगी हुई थी, जिसके कारण वो बकरी चल भी नहीं पा रही थी। इसलिए वो बकरी मदद के लिए पुकार रही थी। उस बकरी को घायल देखकर रानो को उस पर बहुत तरस आता है। बेचारी बकरी, उसे कितनी चोट लगी है, मुझे उस बकरी की मदद करनी चाहिए। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया उस बकरी के पास जाने का सोचती है और उस बकरी के पास चली जाती है। वो बकरी रानो चिड़िया को देखकर उससे कहती है, चिड़िया मेरी मदद करो, मेरे पैरों में चोट लग गई है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। बकरी जी, आप कुछ देर यहाँ रुके, मैं अभी आपके लिए पट्टी और दवाइयाँ लेकर आती हूँ। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर रानो चिड़िया दवाइयाँ और पट्टी ले लेती है और वापस जंगल में उस बकरी के पास चली जाती है। बकरी जी, आपको थोड़ा दर्द होगा, लेकिन पट्टी कर देने से आपका घाव जल्द ही भर जाएगा और आप पहले जैसी हो जाएंगी। ठीक है चिड़िया, तुम पट्टी कर दो। फिर उसके बाद रानो चिड़िया उस बकरी की पट्टी कर देती है और कुछ ही देर में वो बकरी चलने लगती है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत ही खुश होती है। तभी वो बकरी रानो से कहती है, रानो चिड़िया, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। यदि आज तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं कुछ ही दिनों बाद मर जाती। तुमने जितनी भी मदद की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान है। नहीं बकरी जी, यह तो मेरा फर्ज था। अच्छा, अब आप चले। जब तक आपके घाव अच्छे से भर नहीं जाते तब तक आप मेरे साथ मेरे घर में रहना। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया उस बकरी को अपना साथ अपने घर ले जाती है और उस बकरी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है, जिसके कारण उस बकरी का घाव कुछ ही दिनों में भर जाता है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गर्मी का मौसम भी आ जाता है। गर्मी से बचने के लिए जंगल में रहने वाले कालू कौवा गोरी कौवी ने एक स्विमिंग पूल भी बना लिया था। एक दिन जब गुड़िया चिड़िया घूमने के लिए बाहर जाती है, तब गुड़िया को वो स्विमिंग पूल दिखाई देता है। ये स्विमिंग पूल कितना अच्छा है, इसमें नहाने में तो बहुत ही मजा आएगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है, अकेले नहाने में मजा नहीं आएगा। मैं एक काम करती हूँ, कल सुबह यहाँ पर ही नहाने के लिए आ जाऊंगी। ऐसे सोचकर गुड़िया जंगल में घूमने लगती है। जब शाम होती है तब गुड़िया चिड़िया अपने घर की तरफ निकल जाती है। घर पहुंचकर गुड़िया खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह गुड़िया सीधे स्विमिंग पूल के पास चली जाती है। स्विमिंग पूल में कालू कौवा का बेटा जग्गू कौवा नहा रहा था। तभी गुड़िया उससे जाकर बोलती है, जग्गू दोस्त, मैं भी तुम्हारे स्विमिंग पूल में नहा लूं। हाँ हाँ गुड़िया दोस्त, आ जाओ, हम दोनों मिलके नहाएंगे तो बहुत मजा आएगा। जिसके बाद गुड़िया स्विमिंग पूल पर छलांग लगाती है और वो दोनों मजे से नहाते हैं। तभी दूसरी तरफ कालू कौवा बोलता है, घर में कितनी गर्मी है, बाहर की तरफ चलता हूँ, बाहर जरूर हवा चल रही होगी। ऐसे बोलकर कालू कौवा घर से बाहर निकलता है और एक पेड़ पर जाकर बैठता है। तभी कालू कौवा अपने स्विमिंग पूल में गुड़िया को नहाते हुए देखता है। ये देखकर वो आग बबूला हो जाता है। कालू कौवा गुस्से में अपने स्विमिंग पूल के पास जाता है और बोलता है, ए चिड़िया की बच्ची, चल भाग यहाँ से, मेरे पूरे स्विमिंग पूल को गंदा कर दिया। ये मुफ्त का स्विमिंग पूल नहीं है जो कोई भी ऐरा गैरा गरीब पक्षी आकर इसमें नहाकर चला जाए। बस कालू अंकल, हो गया, 2 मिनट रुकिए, मैं अभी बाहर आती हूँ। तेरी माँ का स्विमिंग पूल है क्या? चल भाग यहाँ से, नहीं तो एक लगाऊंगा।
कालू कौवे के ऐसा बोलने पर भी गुड़िया वहाँ से नहीं जाती। वो स्विमिंग पूल में ही मस्ती कर रही होती है। तभी कालू कौवा गुस्से में स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है और गुड़िया को पकड़कर बाहर निकालता है और उसकी खूब पिटाई करता है। तब गुड़िया चिड़िया रोते हुए अपने घर जाती है और सारी बात रानो चिड़िया को बताती है। मम्मा, मैं स्विमिंग पूल में नहा रही थी कि तभी कालू अंकल आए और उन्होंने मुझे बहुत मारा। बेटा, इसमें तो आपकी ही गलती है। मैंने आपको वहाँ जाने से मना किया था, लेकिन आपने नहीं सुना। हाँ मम्मा, इसमें मेरी ही गलती है, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। आप मेरे लिए भी एक स्विमिंग पूल बनवा दीजिए। जब गुड़िया ऐसा बोलती है तब रानो चिड़िया तो अपना सिर पकड़ लेती है। तभी वो बकरी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, रानो, मैं जादुई बकरी हूँ। उस दिन तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो जादुई बकरी अपने मुंह से बहुत सारे सोने के सिक्के निकालने लग जाती है और बहुत सारे सोने के सिक्के वो रानो चिड़िया को दे देती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरा जाने का समय आ गया है। जिसके बाद वो बकरी वहाँ से गायब हो जाती है और रानो, चिड़िया और गुड़िया उन सोनों के सिक्के को देखकर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद रानो चिड़िया उन सोनों के सिक्कों में से कुछ सोने के सिक्के बेचकर अपने लिए एक स्विमिंग पूल बना लेती है। जिसके बाद गुड़िया उस स्विमिंग पूल में खुशी खुशी नहाती और मस्ती करती और उसके साथ जंगल के और भी पक्षी उनके स्विमिंग पूल का आनंद लेते। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश आने लगती है, जिसकी वजह से जंगल में पानी का भाव बहुत बढ़ जाता है। वहीं गोरी कौवी और कालू कौवे की स्विमिंग पूल की तरफ एक तेज पानी की लहर आती, जिसकी वजह से उनका स्विमिंग पूल टूट जाता है, जिसे देख कौवे का परिवार बहुत उदास होता है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया और गुड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। जंगल में मई और जून का महीना चल रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। ऐसी गर्मी से पक्षियों का बुरा हाल था। एक दिन रानो चिड़िया पेड़ पर बैठी बंटी कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे यह गर्मी हमें मार ही डालेगी। नदी का पानी भी गर्म हो गया है और गर्म पानी की वजह से नदी का पानी भी कम होता जा रहा है। ऐसे तो इस भयंकर गर्मी में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रानो चिड़िया, परेशान क्यों होती हो? बस आज रात की ही तो बात है, कल से गर्मी नहीं लगेगी हमें। आप ये क्या कह रहे हो कबूतर भैया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपया आप मुझे साफ साफ समझाएं, आप कहना क्या चाहते हैं? रानो बहन, क्या आपको नहीं पता? जंगल के सारे पक्षी आज रात ही शिमला के जंगल में चले जाएंगे। क्या आपको कालू और गौरी ने कुछ नहीं बताया? शायद वो दोनों भूल गए होंगे। आज रात ही हमें शिमला के लिए निकलना होगा। सारे पक्षियों ने अपना अपना सामान भी बांध लिया होगा। मैं भी सामान बांधने ही जा रहा हूँ। आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। नहीं बंटी भैया, कालू कौवे और गौरी कौवी ने मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। मैं अभी जाकर उन दोनों से पूछती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया कालू कौवे और गौरी कौवी के पास जाती है और उनसे कहती है, कालू, गौरी, आपने मुझे शिमला जाने की बात क्यों नहीं बताई? आपने तो अपना सामान भी बांध लिया है। रानो चिड़िया, हम बहुत दूर शिमला के जंगल जा रहे हैं, पास वाले जंगल नहीं। वहाँ जाने के लिए तुम्हारी औकात नहीं। और सारे पक्षी बम्बू कॉप्टर से जा रहे हैं और बम्बू कॉप्टर का किराया बहुत ज्यादा है। तुम्हें याद है चिड़िया, तुमने मुझसे 100 रुपए उधार लिए थे। कब देने का इरादा है फिर तुम्हारा? हाँ गौरी बहन, मुझे सब याद है। काम लगते ही सबसे पहले मैं आपको 100 रुपए दे दूंगी। लो, कर लो बात। देखो जरा, 100 रुपए वापस देने की औकात नहीं। और शिमला की सैर करने जाएगी, वहाँ जाने के लिए पूरे 1000 रुपए चाहिए। बम्बू कॉप्टर का किराया कहाँ से दोगी? इतने पैसे नहीं है तुम्हारे पास। यही सोचकर हमने तुम्हें नहीं बताया। चलो चलो, अब रास्ता छोड़ो। तुम्हारे चक्कर में कहीं बम्बू कॉप्टर न छूट जाए। भारी भरकम किराया दिया है हमने उसका। हाँ नहीं तो। रानो चिड़िया वापस अपने घर लौटती है और अपना सामान बांध लेती है। बम्बू कॉप्टर भी आ चुका था। सारे पक्षी बम्बू कॉप्टर में बैठ चुके थे। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक किनारे पर बैठी थी। तभी बम्बू कॉप्टर का ड्राइवर उसके पास आता है और उससे कहता है, रानो चिड़िया, क्या तुम्हें भी शिमला के जंगल जाना है या नहीं? हाँ ड्राइवर जी, हमें भी शिमला के जंगल जाना है, पर हमारे पास बम्बू कॉप्टर का किराया नहीं है। आप इजाजत दें तो मैं और मेरी बेटी बम्बू कॉप्टर की छत पर बैठकर चले जाते हैं। अरे रानो चिड़िया, ये क्या बात हुई? जाओगी तो किराया तो तुम्हें देना ही पड़ेगा।
ड्राइवर भाई जी, अगर यह चिड़िया फोकट में ही शिमला जाएगी तो हम भी फोकट में जाएंगे। हमारे किराए के पैसे वापस करने होंगे तुम्हें, हमारे पैसे मुफ्त के थोड़ी आ रहे हैं। रानो चिड़िया, किराया तो देना ही होगा, वरना मैं बम्बू कॉप्टर से तुम्हें नहीं ले जा सकता। ड्राइवर बम्बू कॉप्टर लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं गुड़िया चिड़िया तो रोने लगती है। गुड़िया बेटी चुप हो जा, शिमला के जंगल तो हम जरूर जाएंगे, हम इस बम्बू कॉप्टर के पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है बेटा, अब चुप हो जा। ऐसे बम्बू कॉप्टर आगे आगे और रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ उसके पीछे पीछे उड़ी जा रही थी। अचानक से एक जगह बम्बू कॉप्टर रुक जाता है। अरे क्या हुआ, ये बम्बू कॉप्टर क्यों रुक गया? पक्षियों, बम्बू कॉप्टर का इंजन खराब हो गया है और ये बम्बू कॉप्टर ठीक होने में कितना समय लगेगा पता नहीं। तब तक आप सब नीचे उतर जाएं। सारे पक्षी अपने अपने सामान लेकर नीचे उतर जाते हैं। तभी पीछे से रानो चिड़िया वहां पहुंच जाती है। कबूतर भैया, यह बम्बू कॉप्टर क्यों रुक गया? रानो बहन, बम्बू कॉप्टर का इंजन खराब हो गया है, कब ठीक होगा पता नहीं। अच्छा होता मैं भी शिमला के लिए आपके साथ ही निकल लेता, पर क्या करूं, मेरे पास बहुत ज्यादा सामान है। अच्छा, कोई बात नहीं कबूतर भैया, मैं अब चलती हूँ। रानो चिड़िया अपनी छोटी सी पोटली उठाती है और अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ जाती है। 2 दिनों के लंबे सफर के बाद रानो चिड़िया आखिर शिमला के जंगल में पहुँच ही जाती है। अरे वाह मम्मा, देखे यहाँ कितनी ठंडक है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी है। हाँ गुड़िया बेटी, हमारे जंगल में तो जैसे आग बरस रही है, पर यहाँ तो बहुत ही ठंडक है, इसीलिए तो हम शिमला आए हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया इधर उधर घूमकर शिमला के ठंडक का आनंद ले रही थी। तभी एक तोता उनके पास आता है और उनसे कहता है, चिड़िया बहन, क्या तुम मेरे सेब के बाग की रखवाली करोगी? मुझे कोई पक्षी काम के लिए नहीं मिल रहा है, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। बर्फबारी शुरू हो गई है, 1-2 दिन में यह जंगल सैलानियों पक्षियों से भर जाएगा। आपको बस यह देखना है कोई पक्षी बाग के सेब को ना तोड़े। बोलो, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ तोते भैया, मैं जरूर करूँगी, ये नौकरी ठीक है मेरे लिए। तोता भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे काम पर रखा। लेकिन तोते भैया, अगर रहने के लिए कोई घर होता तो मैं अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ देती। अच्छा, तो ये बात है, तो फिर तुम आज के आज ही काम पर लग जाओ और अपने रहने के लिए मेरे बाग में ही बर्फ का घर बना सकती हो। वहाँ तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं होगी। मम्मा, अच्छा हुआ जो ड्राइवर अंकल हमें लेकर बम्बू कॉप्टर से शिमला नहीं आए, वरना हम भी बीच रास्ते में ही सारे पक्षियों की तरह फंसे रहते। हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो। शिमला की बर्फबारी देखकर गुड़िया चिड़िया बहुत खुश थी। रानो चिड़िया भी सेब के बाग में नौकरी मिल जाने की वजह से बहुत खुश थी। उसने सेब के बाग में बर्फ से अपना एक सुंदर सा छोटा सा घर बनाया और अपनी बेटी के साथ पूरी गर्मी उस बर्फ के घर में खुशी खुशी गुजारने लगी। रानो चिड़िया, भूरा चिड़ा, बंटी कबूतर और लाडो चिड़िया, हरिया तोता एक साथ बैठे हुए थे। तभी उनके पास दूसरे जंगल का पक्षी आता है। तुम सबको मेरा प्रणाम। मैं बड़ी दूर से आया हूँ अपने जंगल की समस्या बताने। हमें बताने पर क्यों? तुझे क्या हम समाज सेवा वाले दिखते हैं जो आ गया मुंह उठा के? बंटी, तुम जरा अपना मुंह बंद रखोगे? हमें पहले इनकी बात सुनने दो। तुम बताओ आराम से, तुम्हारे जंगल में क्या समस्या आई है? जैसा मैंने आपके बारे में सुना था, सब सच ही है। मैं सही जगह पर आया हूँ। अब हमारे जंगल के पक्षियों को भूख प्यास से नहीं मरना पड़ेगा। अरे ऐसे ही बढ़ चढ़ कर बोलते रहोगे या फिर कोई बात भी बताओगे? हमारे नदी तालाब सब सूख गए, एक बूंद नहीं है पानी पीने को, और न ही लंबे अरसे से बारिश हुई, और बूढ़े पक्षी बच्चे भूख से मर रहे हैं। अरे इतनी दूर आने से पहले आपने अपने पड़ोसी जंगलों से मदद नहीं मांगी क्या? नहीं, हमने सभी से गुहार लगाई पर कोई भी हमारी मदद नहीं करता। बड़ी उम्मीदों के साथ हमारे मुखिया जी ने आपके पास भेजा है मुझे। रानो चिड़िया, मैं तो कहता हूँ हम भी इसे मना कर देते हैं। कोई 1-2 पक्षी नहीं है जिसके लिए हम दाना पानी दे, पूरा जंगल है जंगल। नाना, कृपया मना न करें। हमने सुना है आपके जंगल के पक्षी बहुत दयालु हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारा छोटा सा सुंदर वन जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
कौवे भाई आप रोए नहीं, जितना हमसे हो पाएगा हम सब आपकी मदद करेंगे, क्यों दोस्तों? हाँ हाँ, हम करेंगे मदद। अगर ये हमारे पास आए हैं तो हम इनकी मदद जरूर करेंगे। फिर वो सारे पक्षी अपने साथ भोजन बांधते हैं और उस अनजान कौवे पक्षी के साथ निकल जाते हैं। 3 दिन के लगातार सफर के बाद वो जंगल पहुंच जाते हैं। वो जगह तो किसी वीराने से कम नहीं थी। चारों तरफ सूखे पेड़, बेजान घोंसले थे। अरे रानू बहन, ये जंगल तो पूरा खंडर है। अभी इस जंगल की हालत बहुत खराब है। ऐसे में ये पक्षी जिंदा कैसे हैं? मैं तो हैरान हूँ इस बात से। यह सोच के फिर वो सभी पक्षी मुखिया चील के पास जाते हैं। आ गए तुम सब, मुझे पता था हमारी मदद तुम ही करोगे। मुखिया जी, वो सब तो ठीक है, पर आपके जंगल का ज्यादा ही बुरा हाल है। हम दोबारा से इसे हरा भरा नहीं कर सकते, बहुत कठिन है। बंटी भैया, इन्होंने हमें अपनी मदद के लिए बुलाया है, क्योंकि इन सबको हमारे ऊपर पूरा विश्वास है। हमें इनकी समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकालना होगा। मुखिया जी, आप चिंता न करें, हमें थोड़ा समय दें। हाँ, तुम सब थोड़ा आराम कर लो, काफी थक गए होगे। कालू, तुम रिश्तेदार वाले घोंसले में इन्हें ले जाओ। फिर मुखिया चील का पक्षी उन सबको घोंसले तक ले जाता है। वो घोंसला इतना ज्यादा कमजोर था कि वो उसमें बैठ भी नहीं पाते। आए हाय, यह भी कोई घोंसला है? बैठते ही कांटे से चुभते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कैक्टस पे बैठ गया हूँ। और मैं भी यहाँ नहीं सो सकती, ऐसे तो मेरी नाजुक सी खाल छिल जाएगी। अरे मैंने इससे बुरा घोंसला कभी नहीं देखा। ना कोई सुविधा, ना कोई गद्दा। मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। बंटी, लाडो, आपको पता चल गया होगा यहाँ के पक्षी कितना दुखी हैं। वह कैसी कठिनाइयों से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कालू कौवे, वो सब तो ठीक है, पर हम क्या करें जो यहाँ के पक्षियों का दुख कम हो? बंटी भैया, सबसे पहले यहाँ बारिश होनी चाहिए, इसलिए हमें सुंदरवन के बादलों से बात करनी होगी। आखिर मामला क्या है जो यहाँ लंबे बरसों से बारिश नहीं हुई? फिर वो सब रानो चिड़िया की बात से सहमत होते हैं और उसी समय बादलों से मिलने चले जाते हैं। वो बहुत ऊंचा उड़ते हैं और काफी समय तक बादलों को खोजते हैं। दोस्तों, सब जगह देख लिया, ना जाने कहाँ गायब हो गया है यहाँ का बादल। मुझे तो लगता है वो यहाँ है ही नहीं, इसीलिए यहाँ बारिश भी नहीं हो रही। ढूंढो ढूंढो, हर जगह ढूंढो, बादल हमें मिल ही जाएगा। आखिर गया कहाँ होगा? इस तरह से वो बादलों को खूब खोजते हैं, परंतु उन्हें बादल कहीं नहीं मिलते। वो थक हार कर मुखिया के पास आ जाते हैं। देखो चिड़िया, जितना भी हम भोजन लाए हैं वो सब इन्हीं पक्षियों के लिए छोड़कर वापस अपने जंगल चले जाते हैं। चुप कर जाओ तुम सब। मुखिया जी, जब तक आपका जंगल पहले की तरह हरा भरा नहीं हो जाता, तब तक आप सब हमारे जंगल चले। वहाँ सब कुछ है, फल, नदी, तालाब। अगर आप सब यहीं रहे तो एक एक करके मर जाओगे। नहीं नहीं, इस जंगल ने हमें बहुत कुछ दिया है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह गलत होगा। मुखिया जी, हमेशा के लिए नहीं ले जा रही हूँ आपको। जब आपका जंगल हरा भरा हो जाए तो आप सब वापस आ जाना। फिर मुखिया को उनकी बात माननी पड़ती है और सारे पक्षी अपना सामान उठाकर निकल पड़ते हैं। उन्हें आते आते रात हो जाती है। नदियों में पानी, हरे हरे पेड़ फलों से लदे हुए, बहुत अच्छा है आपका जंगल। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आपको पता है, कभी ऐसा हमारा जंगल भी हुआ करता था। तभी गोरी कौवी रानो चिड़िया से कहती है, रानो चिड़िया, ये तारीफें लूटना बंद करो और ये बताओ, ये सब सोएंगे कहाँ? मेरा घोंसला तो नाजुक सा है, मैं किसी को नहीं आने दूंगी अंदर। गोरी ने ठीक कहा, मेरा घर भी कमजोर है, अब हम इनको कहाँ सुलाएंगे? गोरी ने गलत कहा है, ये सब हमारे जंगल के मेहमान हैं। जब तक इन सबके अपने अपने घर नहीं बन जाते, तब तक हमें इन सबको मिल बांटकर अपने अपने घरों में ही सुलाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, मुझे रानो चिड़िया की बात सही लगी। फिर सब पक्षी फैसला कर दूसरे जंगल के पक्षियों को अपने अपने घर ले जाते हैं और खाना खिलाकर सभी को सुला देते हैं। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। हरिया तोते का घर बहुत कमजोर था। वो बारिश में 4 पक्षियों का वजन नहीं झेल पाता और रात में ही गिर जाता है। मुझे नहीं लगता हमारा घर इतना वजन झेल पाएगा। मैं नहीं आऊंगा अंदर। अभी कमजोर नहीं है तुम्हारा घर, अब आ जाओ अंदर। बंटी डरते हुए घर के अंदर जाता है और उनका घर भी टूट जाता है। आए मर गया रे, मर गया। मेरी कमर ही टूट गई। मैंने तो पहले ही कहा था, पर मेरी कोई नहीं सुनता।
घर में दबने से कई पक्षियों को तो चोट आती है और कई सुरक्षित बच जाते हैं। तब मुखिया चील उन सब पक्षियों से कहता है, माफ करना रानू चिड़िया, हम सब की वजह से आपको ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारिश में आप सब भी बेघर हो गए। आप हमें अपने साथ गलत लाई यहाँ पर। हमारी वजह से आप सबको भी दिक्कतें हो रही हैं। हाँ रानो बहन, मुखिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप तो हमारी मदद करना चाह रही हैं, पर उल्टा आप सब पक्षी मुसीबत में पड़ गए। मुखिया जी, कालू भैया, आप लोग परेशान मत होइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। क्यों ना हम इस बारिश से बचने के लिए सब पक्षियों के लिए लकड़ी के घर बनाएं। जब मैं पहाड़ी वाले जंगल में रहती थी तो मैंने वहाँ से लकड़ी के घर बनाने सीख ली थी। वो लकड़ी के घर हमें इस बारिश से भी बचाएंगे। ठीक है तो रानो चिड़िया, हम सब तुम्हें लकड़ी काट काट कर देंगे और तुम हम सब के लिए लकड़ी के घर बनाओ। फिर तेज बारिश में कालू कौवा और बंटी कबूतर लकड़ी काट काट कर ढेर लगाते हैं और सारे पक्षी रानो चिड़िया की मदद करने लग जाते हैं। लगभग 2-3 घंटों में वो काफी सारे लकड़ी के घर बना देते हैं, जिन्हें देखकर दूसरे जंगल के पक्षी बहुत खुश होते हैं और सुकून से सब पक्षी बारिश में अपने लकड़ी के घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। किसी गांव में एक किसान के पास एक बहुत प्यारी सी गाय थी जिसका नाम देवकी था, परंतु वो किसान बहुत ही जालिम था। वो देवकी गाय को बहुत मारता था। किसान पूरा दिन उस गाय का दूध निकालता रहता था और फिर भी देवकी गाय को बहुत मारा करता था। बेचारी देवकी गाय अपने मालिक से बहुत ज्यादा परेशान थी। हाय रे, ये किस जन्म की पाप की सजा मिल रही है मुझे, जो मुझे इतना जालिम मालिक मिला है। मैं इसको कितना दूध देती हूँ, फिर भी यह मेरी फिक्र नहीं करता। मुझे इतना कम भोजन देता है और ऊपर से मुझे इतना जोर जोर से मारता है। मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन इस जालिम किसान पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं इसकी इंसानियत कहाँ मर गई है। परंतु देवकी गाय ने अब यह फैसला कर लिया था कि अब वो ऐसी जिंदगी और नहीं गुजारेगी। बस अब और नहीं, मैंने अब फैसला कर लिया है। मैं अब इस किसान के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। अपना पूरा जोर लगाकर आज रस्सी तोड़ दूंगी और फिर यहाँ से भाग जाऊंगी हमेशा के लिए, और फिर कभी दोबारा लौटकर यहाँ नहीं आऊंगी। फिर देवकी गाय ऐसा ही करती है। देवकी गाय अपना पूरा जोर लगाती है और आखिरकार वो रस्सी टूट ही जाती है। देवकी गाय किसान के पास से भाग जाती है। भागते भागते गाय घने जंगलों में पहुंच जाती है। तभी जमीन पर पड़ा हुआ एक नुकीला कांटा देवकी गाय के पैर में घुस जाता है और बेचारी गाय जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है और दर्द के मारे करहाने लगती है। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये इतना नुकीला कांटा मेरे पैर में घुस गया, मेरा तो खून भी निकल रहा है। कोई है यहाँ पर? कोई है? मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। बेचारी मासूम गाय बहुत तकलीफ में थी, परंतु उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक रानो चिड़िया वहीं से गुजर रही थी। रानो चिड़िया उस बेचारी जख्मी गाय को देख लेती है। अरे बाप रे, ये इस बेचारी गाय को आखिर क्या हुआ है? इसका इतना खून क्यों निकल रहा है? लगता है ये जख्मी हो गई है। मुझे इसकी अभी मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर रानो चिड़िया उस गाय के पास आकर बैठ जाती है। चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। एक नुकीला कांटा मेरे पैर में घुस गया है, जिसकी वजह से मेरा खून बह रहा है। मेरी मदद करो चिड़िया, मेरी मदद करो। गाय बहन, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं अभी डॉक्टर तोताराम को बुलाकर लाती हूँ। वो आपकी चोट को देखकर आपकी टांग की पट्टी कर देंगे, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप घबराइए मत। फिर रानो चिड़िया ऐसा ही करती है। रानो चिड़िया डॉक्टर तोताराम को बुलाकर लाती है। डॉक्टर तोताराम गाय की टांग का जख्म देखता है और उस पर फौरन से पट्टी कर देता है। गाय बहन, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपके जख्म की पट्टी कर दी है, कुछ दिनों में ये जख्म ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया और तोताराम भैया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत मदद की है, नहीं तो मुझे बहुत जोर की चोट लग गई थी।
परंतु गाय बहन, आप ये बताइए कि आप ऐसा क्या कर रही थी जो आपको कांटा लग गया और आपको दिखा भी नहीं। रानो चिड़िया, मेरा मालिक एक किसान है, परंतु वो किसान बहुत जालिम है। वो दिन भर मेरा दूध निकालता है और मुझे खाने को भी कुछ भी नहीं देता और उल्टा मुझे मारता भी है। इसलिए मैंने सोचा कि उसको छोड़कर मैं जंगल में भाग जाऊंगी। जब मैं भाग रही थी तो ना जाने कहां से ये कांटा मेरे पैर में घुस गया और मैं जख्मी हो गई। वो तो आज आप सही समय पर आ गई। आपने बिल्कुल सही किया गाय बहन। आपको ऐसे जालिम किसान के साथ नहीं रहना चाहिए था। जिस इंसान की आप इतनी मदद कर रही हो उसको तो आपका एहसानमंद होना चाहिए था। हाँ रानो चिड़िया, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसान मुझे ढूंढता हुआ इस जंगल में जरूर आएगा। गाय बहन, चिंता मत करिए, आप मेरे साथ चलिए। वो किसान आपको ढूंढता हुआ आएगा पर आपको ढूंढ नहीं पाएगा। आप मेरे साथ ही रहिएगा, वहाँ पर आपकी जान को खतरा नहीं होगा। फिर देवकी गाय रानो चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है और रानो चिड़िया के आम पेड़ के नीचे ही रहने लगती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब रानो चिड़िया देवकी गाय का दूध जंगल के पक्षियों को बेचती थी। इस तरह वो अच्छे पैसे कमाने लगती है। वहीं कालू कौवा दूर पेड़ पर बैठा ये सब देख लेता है और रानो चिड़िया से जलने लगता है। अरे वाह, इस रानो चिड़िया की तो इस गाय से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। हमेशा ये दोनों साथ ही नजर आती हैं। रानो चिड़िया बहुत चालाक है, हमेशा सबको अपना दोस्त बनाकर उनसे फायदा उठाती है, पर ज्यादा दिन नहीं। मैं इस रानो चिड़िया की ये खुशी जल्दी ही छीन लूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो किसान अपनी गाय को जंगल में हर जगह ढूंढ रहा था।